नेक्स्ट आप लोगों की प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। अल्लाह हाफिज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको आयन का पता हो तो बेहतर है। आयंस क्या होते हैं भला? आयंस पढ़े हैं ना पहले, क्या होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव नहीं, कोई और नहीं पता चीज को? हाँ, चार्ज होता है उसके ऊपर, या नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात आप लोग अपने जहन में सामने की रखें, क्योंकि अभी फिर पूछूंगा ये बात कि आयन के ऊपर या नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। मुझे बताएं एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों हो जाता है? क्या? दोबारा बोले। मैं कह रहा हूँ एटम को तो आप लोग बड़े सुकून से और बड़ा जल्दी से कह दिया कि कौन सा चार्ज होता है, क्यों? न्यूट्रल होता है। लेकिन आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो कहाँ से आ जाता है? एटम और आयन में फर्क यही होता है ना, चार्ज का फर्क होता है। जो तो एटम से आयन बनता है, फिर कहाँ से आ जाता है? एटम नहीं, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे होते हैं तब वो आयन ऊपर की डिफरेंट टाइप्स में होता है, चला जाता है। चलो किसी, ठीक है, ऊपर नीचे को अगर हम कहते हैं, या किसी एटम में आगे इलेक्ट्रॉन ऐड हो या उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो उनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है। या तो उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन वो उसके ऊपर कहीं से एक क्या गाड़ी दो उसको, वही जूती पहना करो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि एटम के ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, जिसको कैटायन कहा जाता है। ठीक है। और जब एटम के ऊपर कहीं से तो नहीं इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है ना, पहले बैलेंस था, जब नेगेटिव ज्यादा हो गया तो उसके ऊपर चार्ज एज ए होल क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, और वो नेगेटिव आयन बन गया। ठीक है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि एटम में से इलेक्ट्रॉन चला भी जाता है और आ भी जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम फरमा रहे थे, हम अनस मुस्तफा हैं आपके टीचर, हम ये फरमा रहे थे कि भाई एटम के न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। यही कहा था ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एवे नहीं उठा के मुंह इलेक्ट्रॉन जा सकता, न्यूक्लियस ने उस पर नजर रखी हुई है, वो उसे अपने साथ जोड़ के रखे होता है। तो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकलने के लिए, उसकी फोर्स से जान छुड़वाने के लिए कम से कम इतनी फोर्स चाहिए होगी जितनी उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से रस्सी से साजिद को पकड़ लूँ, साजिद अगर मैं इसे ज्यादा ताकत से खींच रहा हूँ, तो साजिद जो है वो रस्सी मुझसे छुड़वा के नहीं जा सकता। लेकिन अगर इसमें इतना जोर हुआ, कम से कम इतना जोर हुआ, उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना जोर हुआ जितना जोर से मैं इसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो साजिद क्या करेगा? मुझसे जान छुड़वा के चला जाएगा। तो वो जो अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस और साजिद इलेक्ट्रॉन के दरमियान है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। ठीक है। और वो ताकत जो साजिद को चाहिए कि ये मुझसे ब्रेक अवे कर जाए, ये मुझे छोड़ के चला जाए, वो आयनाइजेशन एनर्जी है। वो बेसिकली वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये डेफिनेशन आ गई, एनर्जी एनर्जी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट, ये कम से कम एनर्जी है। इससे ज्यादा हो तो फिर तो जो कि किसी भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को उसके आइसोलेटेड गैसियस एटम से अलग करने के लिए चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, ये रिएक्शन भी बड़े मजे के लगते हैं मुझे कि यहाँ पर पहले कोई मेटल है गैसियस फॉर्म में, उसे क्या मिला? उसे जब एक खास या मिनिमम अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी मिली, तो वो क्या बन गया? तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। और उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। तो ये आपको नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट की साइड पर प्लस ई लिखा हुआ है। जब वो राइट साइड पे या प्रोडक्ट की साइड पर है, इसका क्या मतलब है कि एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। और अगर यही इलेक्ट्रॉन एरो से पहले डला होता, तो इसका क्या मतलब है? मतलब था कि वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज आगे भी यूज होगी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की सादी सी डेफिनेशन होगी। अगर इससे नीचे आ जाते हैं आप,
तो आप लोगों को इसकी एक और डेफिनेशन मिलती है। वो कहते हैं, कौन कहते हैं, जिन्होंने बुक लिखी है, कंपाइल की है, वो कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मेजर of extent to which the nucleus attracts the outermost electron। ये देखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा था, उसकी एक और डेफिनेशन लिखी है कि आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली मेजरमेंट है कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। अगर आयनाइजेशन, अच्छा एक और चीज यहीं पर डेफिनेशन के साथ ही आप लोग लिखेंगे कि इसके जो यूनिट्स हैं उसको मेजर किया जाता है किसमें, किलो जूल पर मोल। ठीक है, के छोटा जोल बड़ा और नीचे पर मोल। ये पॉइंट भी वो है जो कि मैं जब पेपर लेता था, जब फुल सिलेबस होता था, तो फिर ये लाजमी देता था और ये कोई भी नहीं कर सकता था, हालांकि मैं पढ़ाते हुए बताता भी हूँ। तो ये वो पॉइंट्स है बेसिकली जो छुपे हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं अगर मुश्किल पेपर बने। और अब आगे चलते हैं और इसके ट्रेंड को भी, ट्रेंड तो देखते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर एक बात और लिखी है, उसको थोड़ा रीड करते हैं, देखते हैं वहां से क्या मिलता है। वो कहते हैं हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर साजिद को जो ताकत चाहिए वो मुझसे दूर जाने के लिए ज्यादा हो रही है, इसका क्या मतलब है कि मैं इसे बहुत जोर से अपनी तरफ खींच रहा हूँ। यही बात यहाँ पर लिखी है। और अगर यही जो आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वो क्या हो रही है, वो भी लो है या वो भी कम हो रही है। नीचे जो है वो कुछ, ऊपर जो है वो आपको कुछ एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जीज नजर आ रही हैं। अब अगली लाइन में हम जो है वो इसका ट्रेंड भी देख लेते हैं। ट्रेंड को दो तरीकों से देखा जाता है, एक होता है ट्रेंड विद इन ग्रुप या टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और एक होता है ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड या लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप इन अ पीरियड। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है। रीजन क्या है, रीजन ये कि शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको आप यूं भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ एक दफा लिख के बताता हूं कि सबसे पहले क्या चीज कम हुई थी, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जब ज्यादा हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या देते हैं इसको, अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। और एज ए कंसीक्वेंस क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। ये ई लिखना चाह रहा था, हो गया, चलो ठीक है। तो इसको जब इस सीक्वेंस में लिखेंगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स वगैरह में आप इस तरह भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, यानी अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं या अक्रॉस द पीरियड की बात करती है, तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होती रहती है, वो ज्यादा होती रहती है। क्यों, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो। अब ठीक है। इसकी भी एग्जांपल और असेसमेंट आप लोगों ने कर लेनी है। अब इसका जब केमिस्ट्री का डे आएगा तो इसकी ये दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी मैं आपको वैसे बातों बातों में बता चुका हूँ, ये मैं आपस की बात बता रहा हूँ कि वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन वो ये है कि क्लोज चैप्टर हम नेक्स्ट इसकी क्लास वाले दिन करेंगे।